Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at my YouTube channel GS365 and ये जो हम नया चीज़ स्टार्ट करने वाले वो है करंट अफेयर्स हम डेली बेसिस पे डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ क्या हुआ है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ओडिशा सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया। यानी कि फर्स्ट टॉपिक है ओडिशा में क्या हुआ है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया है। तो हम इससे संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में समझेंगे। पहला, यह है ओडिशा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है, ये 107वां है देश का, 107th वन डे एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं छोटे छोटे फैक्ट। ठीक है, नेशनल सेंचुरीज। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी स्थिति क्या है। अगर मैं बात करूं इसकी स्थिति की तो इसकी स्थिति है छोटा नागपुर क्षेत्र, मयूरभंज। ठीक है, कहां पे है, ओडिशा में है, छोटा नागपुर क्षेत्र है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। दूसरा, मयूरभंज जिले में है। तो आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना है हर फैक्ट के साथ, चाहे कोई भी एग्जाम में आ जाए हमें तैयार रहना है। दूसरा पॉइंट, इससे पहले यह वन्यजीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी संरक्षित रह चुका है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, 2009 में यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाया था जिसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। क्लियर ये पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट और है, यह है मयूरभंज हाथी रिजर्व। मयूरभंज हाथी रिजर्व जैसे बायोस्फीयर रिजर्व होता है, टाइगर रिजर्व होता है, ऐसे ये हाथी रिजर्व का हिस्सा है। इसके अलावा एक और दूसरा भी है, एक भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये दूसरा है, ये सेकंड है। फर्स्ट कौन था, भितरकनिका ये भी उड़ीसा में है। ठीक है, ये फर्स्ट था, 2 साइट हो गई है उड़ीसा में। सो ये था आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको यहां पे नोट कर दी। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है, चाहे वह अभ्यारण्य के भीतर हो या नहीं, अपने क्या होता है, सिंपल एक रिजर्व एरिया होता है जहां पे बहुत सारी चीजों की मनाही होती है। ठीक है, राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन के द्वारा अनुमति लोगों को छोड़कर, यानी कि आप अंदर जा सकते हैं, आपको अनुमति मिल सकती है, लेकिन कौन अनुमति देगा, आपको वार्डन के द्वारा अनुमति लेनी होगी तब आप अंदर जा सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी मानव गतिविधि की अनुमति नहीं होती है, यानी सिर्फ कुछ व्यक्ति ही रह सकते हैं जो क्या रहेंगे, अनुमति से अंदर जाएंगे। किसकी अनुमति से, वार्डन की अनुमति से। इसके अलावा 2006 के वन्य अधिनियम के तहत कुछ जनजातीय समूहों को राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर रहने की अनुमति है, यानी कि कुछ लोगों को राष्ट्रीय उद्यान के अंदर रहने की अनुमति होती है। अधिसूचना किसके अकॉर्डिंग होती है, राज्य सरकार। पहली पॉइंट क्या है, कौन करता है, राज्य सरकार करती है। दूसरा, किस अधिनियम के अनुसार करती है, वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा यह घोषित किया जाता है। सो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किसके द्वारा घोषित किया गया, राज्य सरकार द्वारा, उड़ीसा की राज्य सरकार के द्वारा। और किसके अकॉर्डिंग किया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक हुई है 2025 में। ठीक है, और डिक्लेरेशन निकल के आया है। डिक्लेरेशन का जो बेसिस है वो क्या है, एक तो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा, कार्य की अवधि एवं सुविधा, कार्य की अवधि एवं कार्य की
सुविधा, दो आधार पर डिक्लेरेशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, जो कार्य की अवधि है और कार्य की सुविधा है, सुविधा नहीं कहेंगे इसे, एग्जैक्ट वर्ड में थोड़ा मिसमैच हो गया है, एग्जैक्ट वर्ड है यहाँ पे कार्य की दुनिया, माफ कीजिएगा, कार्य की दुनिया वर्ड है। ठीक है, इन दोनों पर यानी कि ये वाला पॉइंट और इन दोनों पर होने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में बात की है। ठीक है, पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, क्लियर बात। सो ब्रिक्स की अभी सबमिट हुई है, चेयरमैन कौन, प्रेसिडेंट कौन है, तो इनके अध्यक्ष हैं, इस मीटिंग के अध्यक्ष रहेंगे ब्राजील है, कौन है, ब्राजील है, और ब्राजीलिया में यह सबमिट हुई थी। और दूसरा, इस मीटिंग का विषय क्या था, थीम क्या है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इंपॉर्टेंट ना थीम क्या है, तो अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए अधिक समावेशी एवं सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण का सहयोग, यानी ग्लोबल साउथ का सहयोग, ग्लोबल साउथ का सहयोग। क्लियर, ये था हमारा इंपॉर्टेंट दूसरा। अब ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स कैसे बना, ये सब चीज आपको सर्च करना है गूगल पे, कितने मेंबर हैं, कब गठन हुआ, कैसे, वो मैंने जानबूझ के नहीं डाला है यहाँ पर। ठीक है, सो क्योंकि जब आप गूगल करते हैं कुछ तो आप कुछ और चीजें भी नोटिस करते हैं, तो कभी कभी आपको इनडायरेक्ट रूप से कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल जाती है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है और एग्जाम में आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सूचीबद्ध कंपनियों के कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व खर्च में वृद्धि, यानी कि CSR में वृद्धि को लेके न्यूज है। तो पॉइंट ये है, सबसे ज्यादा CSR कौन सी कंपनी दे रही है, अनुसूची यानी कि जो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड कंपनी की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो दे रहा है वो HDFC दे रहे हैं, नंबर 1 पोजीशन है इनकी CSR देने में। फिर दूसरा आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, थर्ड है टाटा, टाटा कंसल्टेंसी, तो ये सेकंड है, और ये थर्ड है। पॉइंट ये है कि CSR होता क्या है, CSR क्या होता है, जो बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं उनकी सोशल और एनवायरमेंटल ड्यूटी होती है। ठीक है, सोशल और एनवायरमेंटल विचारों को क्या कहता है, मतलब क्या होता है, कंजर मतलब कि कंसीडर किया जाता है, एकीकृत किया जाता है। यानी कि जब आप कोई चीज करते हैं, आप इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं समाज और जो एनवायरमेंट है उसको हानि पहुंचाते हैं, समाज को नहीं कहेंगे, एनवायरमेंट को तो हानि पहुंचाते ही पहुंचाते हैं। ठीक है, जो आपके काम करता है वो मेंटली टॉर्चर होता है, साइकोलॉजिकल वीक होता है, देखते हैं हम, मेंटली प्रेशर बहुत पड़ता है, आपको पता है। तो इन सब चीजों को क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है, इन सब को ध्यान में रखते हुए कंपनी CSR यानी कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक दायित्व के रूप में अपनी इनकम का 2% है ना, उसको क्या करती है, खर्च करती है सामाजिक कार्यों पर, जैसे कि हॉस्पिटल चलाना है ना, फाउंडेशन चलाना, देखिए ना बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, चलाती हैं, तो वो सब क्या CSR का पार्ट होता है। CSR जो है CSR फ्रेमवर्क है, जो CSR फ्रेमवर्क है, CSR फ्रेमवर्क ये कंपनी अधिनियम
कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा हम देखते हैं, कंपनी एक्ट 2013 के माध्यम से लाया गया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, एक फैक्ट है कि CSR को लागू करने वाला भारत पहला राष्ट्र है, और दूसरा यह कंपनी के लिए क्या है, बाध्यकारी है, मैंडेटरी है। ठीक। फिक्स कैसे होता है कि कंपनी के पिछले 3 वर्षों का जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा उसका लगभग कम से कम 2% आपको खर्च करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। ठीक है, यानी कि मिनिमम 2%, और ये क्या है, मैंडेटरी है। राइट। और इंडिया क्या है, फर्स्ट कंट्री है जिसने ऐसा प्रोविजन लागू किया है। नेक्स्ट हमारी न्यूज है, नेक्स्ट देखते हैं भारत प्रोजेक्ट। भारत प्रोजेक्ट किसके, कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है टियर 1 2 3, टियर 1 2 3 एवं ग्रामीण, टियर 1 2 3 एवं ग्रामीण भारत से क्या करना है, लगभग 1 मिलियन लोगों को उद्यमता की ओर लाना है। उद्यमियों को क्या करना है, मजबूत करना है, उद्यमता की ओर लाना है, यानी कि उद्यम सशक्त करना है, मजबूत बनाना है। ये पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, पॉइंट इतना ही है, यहाँ पे समझ सकते हैं। इस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है, 2025 में किया गया, तो अभी क्या हुआ, अप्रैल 2025 की बात हो रही है। अप्रैल 2025 मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और उद्देश्य क्या है, ये हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है, टियर 1 टियर 2 टियर 3 और ग्रामीण भारत से 1 मिलियन उद्यमियों को क्या करना है, सशक्त बनाना है। ये हमारा टारगेट है, 2025 में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट हमारा है गोल्ड ATM। गोल्ड ATM क्या है, यानी कैश के गोल्ड के बदले आप कैश लीजिएगा विदिन 30 मिनट्स, ये मिल जाएगा। और ऐसा करने वाला चाइना ने स्टार्ट किया है। ठीक है। अगर बात करो ATM की, ऑटोमेटेड ऑटो टेलर मशीन, ऑटो टेलर मशीन। ठीक है, सॉरी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, यानी कि आप 30 मिनट में क्या कर सकते हैं, गोल्ड के बदले कैश ले सकते हैं। दूसरा न्यूज क्या है, एक छोटी सी न्यूज है, गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज। ये किसे मिला है, ये मिला है बंटमुख BANT MUNKH BATMUNKH। ठीक है, ये फाउंडेशन है, गोल्डमैन एनवायरमेंट फाउंडेशन है। क्या है ये जो नाम दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये एक फाउंडेशन का नाम है। क्या है, ये फाउंडेशन है, सिंपल, क्लियर। अगर बात करता हूं ये फाउंडेशन कहाँ की फाउंडेशन है, तो इसका बेस है हमारा इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, कहाँ पे, कैलिफोर्निया में है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट अगर बात करते हैं, एस्टेब्लिश्ड कब हुई थी, 1989 में, क्लियर, 1989 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक, क्लियर। चलो, सॉरी, किनको मिला है, बैटमुख को मिला है, साफ साफ लिख देता हूँ, BATMUNKH, समझ आएगा।
ठीक है, तो ये थी हमारी बहुत छोटी छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। और धीरे धीरे वीडियो की लेंथ बढ़ाएंगे, क्योंकि पहले ही बहुत सारे लेक्चर चल रहे हैं आपके लिए जिसमें आपको लेंथ का इशू रहता है। तो धीरे धीरे क्या है, हम टॉपिक्स ऐड करते रहेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे आते रहेंगे हम ऐड अप करते रहेंगे। ठीक, सो कोई भी परेशान न होना कि छोटे से टॉपिक थे, बहुत कम था, है ना। तो दिस इज द फर्स्ट दिन ना, इसलिए थोड़ा सा मैंने आसान सा रखा है। जैसे 2 से 3 दिन हो जाएंगे आपको फुल लेंथ फुल फ्लैश वीडियो मिलेगी, इसमें 30 से 40 मिनट का कंटेंट रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।